So let us discuss a conceptual problem on rotational dynamics. A particle is projected horizontally along the interior of a smooth hemispherical ball of radius small r, which is kept at rest. Find out the minimum initial speed v naught required for the particle to just reach top of the ball. Initial position of the particle is theta naught. तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जिस रेडियस पे लाई करेगा ये आर रेडियस है, तो ये आर साइन थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप कह सकते हैं कि ऐसे पेज के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे कि ये टॉप तक पहुँच जाए, सरफेस के अलॉन्ग मूव करते करते ऐसे टॉप तक पहुँच जाए। तो अगर हम देखें कि इस पे फोर्स किस तरह से लग रहे हैं पार्टिकल पे, तो किसी भी सिचुएशन में जब पार्टिकल यहाँ पे मौजूद होगा तो इनर्शियल फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो दो ही रियल फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, ये पॉइंट वो मान लेते हैं, और एक mg लग रहा होगा, ये mg लग रहा है। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन अगर देखा जाए तो O से पास हो रहा है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, स्मूथ है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हम अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कोई फ्रिक्शन नहीं है, केवल ग्रेविटी वर्क डन कर रहा होगा, ग्राउंड के फ्रेम से नॉर्मल भी वर्क डन नहीं करेगा। तो जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन करते हैं सिस्टम में तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मिनिमम स्पीड क्या हो ताकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँच जाए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचेगा कैसे, कौन सा फोर्स इसे ले जाएगा, अगर हम इस पर विचार करें तो एक नॉर्मल रिएक्शन ही है, देखिए, जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन वैसे तो O से पास हो रहा है, बट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये इस पार्टिकल को लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। कई बार मन में क्वेश्चन आता है कि भाई पार्टिकल ऊपर क्यों चढ़ेगा, विच फोर्स, ड्यू टू विच फोर्स। तो उसका आंसर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा बेटा, ओके। तो ये तो आंसर हो गया कि इसका मतलब है कि इनिशियली भले ही हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हो, बट किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी जो इस सर्कल के अलॉन्ग होगी, ठीक है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग होगी, एंड एक x कंपोनेंट होगा ऐसे और एक y कंपोनेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये इस सर्कल पे ऐसे मूव कर रहा होगा किसी भी टाइम पे, ऐसे समझ लो। तो एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी हैविंग एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये वेलोसिटी होगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से और mg की वजह से, है ना, एक नॉर्मल का कंपोनेंट एक mg की वजह से चेंज होगी। बट मिनिमम वेलोसिटी का मतलब ये है कि मिनिमम सिचुएशन, और ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये इसको रोटेट कराए रखेगा। तो जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा रोटेट करेगा, उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो जो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट आएगा x वाला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मतलब नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट उतनी ज़्यादा होगा, मींस नॉर्मल ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे उतने ज़्यादा ओमेगा होगा, उतना ज़्यादा नॉर्मल होगा। तो अगर नॉर्मल का ये कंपोनेंट भी उतना ज़्यादा होगा तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। तो बट धीरे धीरे जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, तो इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ रहा था ये बढ़ने के बाद हो सकता है घटना शुरू कर देगा एक टाइम के बाद। और अगर हम मिनिमम स्पीड देना चाहते हैं, लिमिटिंग कंडीशन में बस टॉप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे जब हम ये चाहेंगे कि जब ये टॉप तक पहुंचे तो इसके पास उस सिचुएशन में कोई वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होना चाहिए, मतलब वर्टिकली ऊपर चले पर ये वी वाई जो है ये बढ़े, ये वी वाई बढ़ने के बाद बीच में घट के ज़ीरो हो जाएगा। उसका फंक्शन अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, बट मिनिमम कंडीशन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए। थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियली भी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, बट वर्टिकल जनरेट होगा बीच में बेटा, जब ये चढ़ रहा होगा इस तरह से आप कह सकते हो, ऐसे जैसे चढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे जब ये हेलिकल टाइप पाथ पे चढ़ता चला जाएगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जनरेट होगा ड्यू टू दिस नॉर्मल एंड mg,
बट हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक बच्चों यहाँ पे हम देखें O पॉइंट पे नॉर्मल पास हो रहा है, लेकिन mg जो है वर्टिकल है, तो O पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है, mg का टॉर्क मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वर्टिकल एक्सिस ले लूँ, दिस एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ये वाला फोर्स तो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल का टॉर्क नहीं होगा। इफ फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज 0। और ये जो mg है ये पैरेलल है बेटा, तो mg अगर पैरेलल है तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं पार्टिकल का एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो ये तो एक फ्रेमिंग होगी कि प्रॉब्लम क्या है एक तरह से देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इस एक्सिस के अबाउट। और एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोगों ने देखा है, अगर कोई पार्टिकल को हम ऐसे सर्कुलर मोशन कराएं तो ये जो वेलोसिटी होती है जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होती है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, बट वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू r एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल है तो नो डाउट पूरा पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट पे जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये r और ये थीटा नॉट है, तो r साइन थीटा नॉट होगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी इनिशियल है v नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली जो होगी ये r साइन थीटा नॉट। और हाईएस्ट पॉइंट पे मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। लेट अस सपोज ये v है, टेंजेंशियल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है पूरा का पूरा, तो mvr, तो एक इक्वेशन ये लग जाएगा। बट हमें v नॉट की मिनिमम वैल्यू बतानी है, थीटा नॉट हमारे लिए गिवन है, v अननोन है हमारे लिए, तो और v नॉट तो पूछा ही गया है, इसका मतलब v को एलिमिनेट करना है तभी तो v नॉट की वैल्यू आएगी, बिकॉज v तो वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक इक्वेशन के लिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं कि जिस लेवल पे पहले पार्टिकल था, अगर उसी को रेफरेंस लेवल मान लें, 0 मान लें, ठीक है, या आप u1 मान लेते हैं चलिए इसको, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u1 ही रहने देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv नॉट स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है तो इससे कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो ये r cos थीटा आएगी, ये हाइट, ये जो हाइट आएगी ये r cos थीटा आएगी। तो अगर एक इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी u1 है और h हाइट पे जा रहे हैं, इफ़ दिस इज़ u1 तो दिस इज़ u1 प्लस mg, चेंज जो है वो mgh है, तो प्लस mg, और ये r cos, ये रेडियस r है, r cos थीटा नॉट, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, u1 से u1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर मैं v2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। फर्स्ट और 2 को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फर्स्ट और 2 को सिंप्लीफाई करने से जो हमें इक्वेशन मिलेगी, v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट v नॉट इक्वल टू, इसका आंसर शायद आएगा अंडर रूट 2gr सेक थीटा नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, शायद यही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे इसके बाद आप। तो एक प्रॉब्लम बच्चों और देखते हैं इसमें। तो लिखा है ए क्यूब ऑफ मास m एंड विद साइड लेंथ है इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। It collides with a rigid edge E when it has speed when its speed is v naught. Collision causes the cube to tilt as shown. ये कोलाइड करता है क्यूब, अगर देखें हम थोड़ा सा डायग्राम देखते चलें। एक क्यूब है, स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं कोई सरफेस पे, बट यहाँ पे एज से टकराता है और एज से टकराने के बाद इसे टिल्ट हो जाता है, ठीक है। फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, ये जो जिस वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है
ठीक है, कोलाइड करते हुए ऐसे यहाँ पे कोलाइड किया। ये कोलिजन के थोड़ा पहले का टाइम है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, और ये ड्यूरिंग द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन कह सकते हो। जस्ट आफ्टर नहीं, कोलिजन के थोड़ी देर बाद जब ये टिल्ट हो चुका है। तो फॉर विच क्यूब, इन्होंने कहा मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट बतानी है। फॉर विच क्यूब फॉल्स ऑफ द एज टूवर्ड्स राइट, एज्यूम फ्रिक्शन बिटवीन एज एंड क्यूब इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी स्लिपिंग एट द एज। मतलब वैसे फ्रिक्शन सरफेस पे तो नहीं है, बट यहाँ पे ये एज जो है ये बहुत ही रफ है, और इस एज पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये स्लिप नहीं कर रहा। मतलब यहाँ कोलिजन के बाद आप कह सकते हो कि दिस बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, ये प्योर रोटेशन होगा। ये तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट है, तो अभी यहाँ ओमेगा नहीं बनाएंगे, ये यहाँ प्योर रोटेशन कर रही होगी बॉडी हमारी। ऑल राइट, तो इस प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड ही है। और देखते हैं, देखो बेटा, जब ये इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, तो अगर हम देखें इम्पैक्ट के दौरान फोर्सेस क्या लगेंगे, तो एक तो इस पर ग्रेविटी लग रहा होगा, और एक यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, जो किसी भी डायरेक्शन में, इन जनरल में रफली मान लेता हूँ कि चलो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन या जो भी नेट रिएक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन नॉर्मल सबका जो नेट होगा, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स बाय दिस एज। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा ये इम्पल्सिव नेचर का फोर्स होगा, जो कोलिजन के दौरान लग रहा होगा ये इम्पल्सिव नेचर का फोर्स होगा। और कोलाइड करने के बाद इस पॉइंट के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है। तो ऐसे इम्पैक्ट वाले केसेस में अगर हम कहें तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें, बिकॉज यहाँ पे कोलिजन के दौरान ये जो एज है यहाँ पे ये वाला एंड मूव नहीं कर रहा है, तो एक इनइलास्टिक कोलिजन टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोच नहीं सकते, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में भी नहीं सोच सकते, बिकॉज ये बहुत ढेर सारा एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। इम्पल्सिव फोर्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में, तो वी कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम। तो बस एक ही बचता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जाए, बट किस पॉइंट के अबाउट लगाया जाए, क्योंकि टॉर्क जीरो होना चाहिए उस पॉइंट के अबाउट। तो अगर आप देखिए हिंज के अबाउट अगर नहीं लेते हैं तो आप हिंज ये इस रिएक्शन का टॉर्क आएगा। ठीक है, अगर आप हिंज पॉइंट के अबाउट लेते हैं तो mg का टॉर्क आएगा। लेकिन mg जो है यहाँ पे वो एक ऑर्डिनरी फोर्स है बेटा, ऑर्डिनरी फोर्स है। तो ऐसे इम्पैक्ट के दौरान ऑर्डिनरी फोर्सेस को अगर मैं जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट में लगाऊं, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इसको मैं इनिशियल स्टेट मानूं, और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट बेटा इसे अगर मैं फाइनल स्टेट मानूं, तो इन दोनों में जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा इन दोनों में वो dt का होगा, माइक्रो सेकेंड्स का होगा। तो इतनी देर के लिए mg को इग्नोर किया जा सकता है एज कम्पेयर टू दीज इम्पल्सिव फोर्सेस। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो इम्पल्सिव रिएक्शन लग रहा है इसके सामने mg का जो इफेक्ट है, कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन के बीच में अगर देखा जाए जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा है कि वी कैन निग्लेक्ट द टॉर्क ऑफ दिस ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर इसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो फिर ऐसे केसेस में सिर्फ रिएक्शन का टॉर्क बचेगा, और इसी पॉइंट के अबाउट अगर देखा जाए तो टॉर्क ज़ीरो होगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे एज के अबाउट द एज। ठीक है, लेकिन हम ध्यान दें कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में ही अप्लाई कर सकते हैं, बड़े टाइम इंटरवल के लिए नहीं, क्योंकि बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम mg का टॉर्क को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जस्ट बिफोर की सिचुएशन बेटा ये है कि अभी जस्ट कोलाइड करने से पहले उसकी लीनियर वेलोसिटी है, कोलाइड करने ही वाला है, और जस्ट आफ्टर की ये है कि कोलाइड कर गया है और इसने एक ओमेगा नॉट एक वेलोसिटी अचीव, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर ली। ये जस्ट आफ्टर की सिचुएशन है। तो चलिए एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है और साइड लेंथ a है, मास m है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा mv0, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो लेंगे a/2। क्लॉकवाइज आएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, बाद में इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो एक जो अगर हम देखें इस जिस प्लेन में हमें दिख रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो एक प्लेट का होता है, कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो प्लेट के परपेंडिकुलर होती है, m/3a² + b²। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का भी कुछ वैसे ही हो जाएगा, m/3a² + b² प्लस यहाँ पे जो a और b है वो सेम है, स्क्वायर प्लेट टाइप हो जाएगा।
बहुत सारी स्क्वायर प्लेट्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/3 a² + b², तो 2ma/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा इनटू ओमेगा। इसके अबाउट प्योर रोटेशन चूंकि बॉडी कर रही है तो आई ओमेगा लगा देंगे। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3v0 डिवाइडेड बाई 4a आएगी अगर आप सॉल्व करोगे, 3v0 डिवाइडेड बाई 4a। तो ये तो है कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है। अब लेकिन लॉजिक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिनिमम किस स्पीड से कोलाइड करे कि ये ऐसे इधर की तरफ टॉपल कर जाए, इधर राइट की तरफ गिर जाए। अब बेटा इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये जस्ट आफ्टर की सिचुएशन है, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये टिल्ट होने लगेगा और कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा और टिल्ट होने लगेगा। अगर ये ज़्यादा टिल्ट हो गया तो ये फिर इस डायरेक्शन में ऐसे गिर जाएगा, तो हमको यही बताना है कि इस तरफ गिर जाए वो। तो अब ये सोचिए कि रोटेशन जब होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास हाइट अचीव करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा जिसकी रेडियस a/√2 रेडियस पे ऐसे सर्कल में मूव करता हुआ जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब जैसे जैसे, या ये कह लो कि टॉर्क से एक्सप्लेन कर लोगे। अब आप mg का इम्पैक्ट हो गया, अब रिएक्शन तो ऑर्डिनरी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो mg का टॉर्क अब लगेगा और ओमेगा को चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ का टॉर्क तो इस पॉइंट का अबाउट ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है समझ लो। तो इसकी वजह से धीरे धीरे एंगुलर रिटार्डेशन होगा और ये ओमेगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मान लो अगर बॉडी ने थोड़ा सा ही टिल्ट किया, ये जरा सा टिल्ट किया और रुक गई बॉडी, तो वापस ऐसे गिर जाएगा, वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये एक लिमिट से ज़्यादा रोटेट हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा टिल्ट हो जाए, ताकि फिर अगर वो रुक भी जाए बॉडी तो वो राइट डायरेक्शन में ही गिरे, क्लॉकवाइज ही गिरे, एंटी क्लॉकवाइज ना गिरे बेटा, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना होगा कि आखिर वो सिचुएशन कब आएगी जब हमारी बॉडी को रुकना चाहिए, या जहां तक ये बॉडी रोटेट होके पहुंचनी चाहिए उसके बाद अपने आप बॉडी गिर जाएगी। तो आप देखिए जब ये सेंटर ऑफ मास से अगर हम वेट पास करें तो एक सिचुएशन आएगी जब ये जो सेंटर वाला लाइन होगा, ये वर्टिकल लाइन यहाँ से पास हो रहा होगा ग्रेविटी हमारा, उस सिचुएशन में अगर बॉडी इसके थोड़ा सा और राइट में अगर आ गई तो आप ये देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में फिर इस तरह से देखिए ऐसे अगर mg पास होने लगा तो फिर ये बॉडी लेफ्ट में नहीं गिरेगी, अब अगर रुक भी जाएगी तो बॉडी ऐसे राइट डायरेक्शन में ही गिरेगी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम कंडीशन पे सॉल्व कर रहा हूँ लिमिटिंग कंडीशन में, तो यहाँ आते आते बॉडी की फाइनली एंगुलर वेलोसिटी हम जीरो कर देते हैं। होना तो जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो चाहिए, बट जस्ट इक्वल टू जीरो करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में, चूंकि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो देयर इज नो वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एट द एज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन में तो लॉस हुआ है, बट अब हम कोलिजन के बाद ये जो स्टेट है इसे इनिशियल मानेंगे, ये फाइनल मानेंगे और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस स्टेट को क्रॉस कर गया बॉडी तो अपने आप बॉडी टुवर्ड्स राइट गिर जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो अगर मैं ग्राउंड को जीरो स्टेट मानूं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूं, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो a/2 है, तो mg a/2 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा है, तो 2/3 ma² ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg। अब क्योंकि ये हाफ डायगोनल हो जाएगी, जो वर्टिकल हाइट होगी तो a/√2 हो जाएगा बेटा, टोटल डायगोनल की लेंथ a/√2 होती है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देंगे। तो यहाँ से बेटा अगर ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर दें, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ये आ रहा है ma²/3 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 3v0 डिवाइड बाई 4a का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा mg a 1/√2 माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो v0 की वैल्यू आएगी वेरी क्लोज टू 1.1। ये मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ बेटा, 1.1 a/g, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या सोल्यूशन आएगा, कितना आंसर आएगा,
1.1 a इंटू जी आएगा। तो दिस इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस यहाँ पे यही दिखना है आपको कि आप जब एच के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो आप बहुत ही छोटे टाइम इंस्टेंट के लिए कंजर्व करेंगे, सो दैट वी कैन निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी टॉर्क जो कि ग्रेविटी, जो कि वेट की वजह से है। ओके बच्चों, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।